शाम की लाली धीमी हो रही थी और सूरज देवता अपने सुनहरे पंखों को समेटकर क्षितिज के पीछे छिपने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अचानक दरवाजे की घंटी की रहस्यमयी आवाज ने दिया को चौंका दिया। कौन हो सकता है इस समय? वह रसोई घर में रात के खाने की तैयारियों में व्यस्त थी। सुगंधों से सजी उसकी दुनिया में यह अप्रत्याशित आहट एक सवाल बनकर गूंज रही थी। दिया इस समय घर में अकेली थी और उसके कंधों पर ही मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। कदमों में एक अजीब सी झिझक थी। दिल में आशंकाएं सिर उठा रही थीं कि कौन इस समय आ गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दबी आवाज में पूछा, ये आशीष शर्मा जी का घर है? कुछ पलों की खामोशी के बाद एक गहरी भारी मर्दाना आवाज ने जवाब दिया, जी हाँ, यही है। आप कौन हैं और क्या काम है? आशीष उसके पति का नाम था, जिससे उसकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए थे और वह ब्याह कर इस छोटे से बंगले में आई थी, जो उन दोनों के लिए काफी था। मैं उनका दोस्त हूँ, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मेरा नाम आदित्य है, उसने कहा। दिया असमंजस में पड़ गई कि दरवाजा खोले या नहीं। आशीष घर पर नहीं था। आखिरकार वह बोली, देखें, मेरे पति अभी घर पर नहीं है। आदित्य ने फौरन कहा, भावजी, चिंता न करें, मेरी उनसे बात हो गई थी। आते वक्त मैंने कॉल की थी, वह मुंबई में है ना? दिया ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ पलों के ठहराव के बाद दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबे कद का खूबसूरत नौजवान कंधे पर एक छोटा सा थैला लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दिया को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, शायद वह उनकी शादी में आया था। नमस्ते भावजी, शुक्र है आपने दरवाजा खोल दिया, वरना मुझे लगा कि यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे, उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आ गया। फिर जरा चौंक कर उसने दिया की तरफ देखा। उसकी नजरों में बदलाव को दिया ने महसूस किया और वह कुछ घबरा गई। उसने सिर पर पल्लू नहीं लिया हुआ था और नंगे सिर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वह उसे गहरी नजरों से देख रहा था। आइए। दिया उसे लेकर मेहमान कक्ष ड्राइंग रूम में आई। यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उसे वहीं बिठाकर वह अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और आशीष को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? आशीष ने कॉल उठाते ही रूखे लहजे में पूछा। कैसे हैं आप? दिया ने धीरज से कहा। वह हमेशा उससे कड़वे लहजे में ही बात करता था। दिया को याद नहीं था कि उसने कभी नरमी से बात की हो। ठीक हूँ। क्यों फोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। आपके एक दोस्त आए हैं और आदित्य पहुंच गया वहां। आशीष ने उसकी बात काटी थी। फोन उसे दो। जी, अभी आए हैं, मैंने मेहमान कक्ष में बिठा दिया है, दिया ने कुछ हद तक संतुष्टि से कहा। वह उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ उससे जल्दी, आशीष ने कहा। तब दिया ने फोन लाकर मेहमान कक्ष में बैठे आदित्य को थमा दिया। वे दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफी बेतकल्लुफी थी। आदित्य उसे कई उपनामों से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आदित्य ने फोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वह सोफे के करीब ही खड़ी थी। दिया ने फोन कान से लगाया। सुनो, यह मेरा बहुत खास दोस्त है, मैं भी कई बार इनके घर जाता रहा हूँ। इसे यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, फिक्र न करें, मैं इनके लिए अतिथि कक्ष खोल देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। नए माहौल में सुकून। आइए, मैं आपको कमरे में छोड़ आऊं, उसने आदित्य से कहा, जो सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। यह तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा तो दिया मुस्कुराई। आशीष कई दिनों से मुंबई गया हुआ था और वह घर में बुरी तरह अकेलेपन का शिकार हो गई थी। हाँ, वह टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को व्यस्त रखती थी। कभी कभार तो ऊब कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वह आया था तो उससे बात करके उसकी तन्हाई तो कम हो जाती। अतिथि कक्ष का दरवाजा खोलकर वह भूरे रंग के कालीन पर कदम रखती अंदर आई। वह उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। अतिथि कक्ष मध्यम आकार का था, जिसके एक तरफ दोहरा बिस्तर था, साथ ही एक मेज पड़ी थी जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें पड़ी थीं। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे। एक खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में संलग्न स्नानागार, अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाजा था। ये रहा आपका कमरा, अब इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज यहाँ मौजूद है। अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताए, वह उसकी तरफ मुड़कर बोली, जो कमरे का जायजा ले रहा था। दिया ने उसे देखा। वह काफी आकर्षक पुरुष था, लेकिन इस समय चेहरे पर हल्की सी थकान थी। उसने हाँ में सिर हिलाया तो वह बाहर आ गई और वापस रसोई घर में आकर काम में व्यस्त हो गई। मन में उलझन और रहस्यमयी स्वप्न
लेकिन उसका मन जरा सा उलझ गया था। वह लगातार मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी उसका हल्का सा परिचय हुआ था और वह उससे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसे नहीं पता था वह क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। उसकी और आशीष की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले आशीष का कोई दोस्त ऐसे घर पर नहीं आया था। आशीष बहुत सख्त मिजाज पुरुष था, लेकिन आज उसने खुद ही उसे घर पर ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। उसने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वह कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो उसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वह यहीं रसोई घर से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा बंद नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया। आधा खुले दरवाजे से उसकी नजर अंदर आ गई। वह बिस्तर पर सीधा लेटा सो रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। दिया धीमी गति से चलती अंदर आई और बिस्तर से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वह एक हाथ सिर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्की सी सांसों की आवाजाही का पता दे रहा था कि वह गहरी नींद में था। बाल बिखरे हुए थे। दिया को उसे सोते देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा था। सिर झटक कर वह जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खुली थी। दिल्ली से कई घंटे की उड़ान लेकर वह लाहौर आया था और काफी थक चुका था। उसके पिताजी ने यहाँ एक प्लॉट लिया था और अग्रिम भुगतान कर दिया था, मगर उसमें कुछ जटिलताएं पैदा हो गई थीं। उसे इस मसले को सुलझाना था। आने से पहले उसने आशीष को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वह लाहौर आ रहा है। अब वह मौजूद था, मगर आशीष यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी पत्नी थी जिससे वह मिला था और उसे आशीष पर ईर्ष्या हुई थी। आशीष जैसे सामान्य रूप रंग के व्यक्ति की पत्नी काफी खूबसूरत थी। उसने दिया को सादे से रूप में देखा था जिसमें वह बेहद रूपवान लगी थी। उसे यकीन था कि अगर वह जरा संवर जाती तो उससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके धैर्य को आजमाने वाले थे। वह गुनगुने पानी से स्नान करके बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर कमीज के बटन बंद करने लगा। आस्तीनें पीछे को मोड़ ली थीं और उसकी मजबूत कलाइयां दिख रही थीं। कुछ घंटे की नींद और गुनगुने पानी के स्नान ने उसकी थकान उतार फेंकी थी और वह बेहद तरोताजा हो गया था। दीवार पर लगी घड़ी रात के 8 बजा रही थी। घर की सभी लाइटें ऑन थीं और रसोई घर की तरफ से खटपट की हल्की आवाजें आ रही थीं। शायद दिया वहीं व्यस्त थी। वह नम बालों को तौलिए से सुखाने के बाद कमरे से बाहर आया, रसोई घर की तरफ आया और दरवाजे पर रुक गया। दिया उसकी तरफ पीठ किए रसोई घर की स्लैब पर कुछ बना रही थी। उसका दुपट्टा सरक कर कंधों पर आया था और अब फर्श को छू रहा था। वह उसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। वह मुस्कुराई। अब फिर अजनबी जगह में सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वह कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। रसोई घर में खाने की मोहक खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके कमरे में खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे, दिया ने कहा। न जाने क्यों उसने नजरें चुराई थीं। मेरे पूछने का क्या फायदा? मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया। अब तरोताजा हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वह दिया को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा लापरवाही से कंधों पर डाल रखा था और काले रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं, वो बोली। यह तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हैं आप, उसने शरारत से कहा। दिया ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वह खाना बर्तनों में डालकर मेज पर रखने लगी और एप्रन उतारकर खुद भी मेज की दूसरी तरफ आ बैठी। बीच में सिर्फ मेज ही थी। अजनबियों के बीच बढ़ती निकटता। वह तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी। पारदर्शी रंगत और गुलाबी रसीले होंठ और बड़ी बड़ी काली आंखें जो बोलते वक्त जरा छोटी हो जाती थीं। रसोई घर में काम करने की वजह से उसकी दूधिया गर्दन पर पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थीं। वह खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया और वे इधर उधर की बातें करने लगे, मगर उसकी निगाहें कभी कभार भटक रही थीं। एक अवसर पर लगा जैसे वह भी उसकी नजरों की आवारागर्दी को जान गई है मगर अनजान बनी हुई है। ये उसकी गलतफहमी भी हो सकती थी। वह उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? उसने पूछा था। आदित्य चौंका। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं किसी होटल में चला जाऊंगा, वह खाना खाते हुए आराम से बोला। नहीं नहीं, आप रहें यहाँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊं। हाँ, मैं हूं आपको संगति देने। अब आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब आशीष की परिवार कहाँ है? हम अलग हो गए थे शादी के तुरंत बाद। इस घर में हो गए जो आशीष को कंपनी की तरफ से मिला है,
लेकिन हम लोग अब इसे किश्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है, वह उसे बताने लगी। आदित्य उसकी मधुरी आवाज सुनता गया। वह उसके बेहद करीबी दोस्त की पत्नी थी, मगर उसके बारे में आदित्य की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। जब से आशीष गया था, वह ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे डर लगता था अकेले घर में रहने से। हल्की आहटों पर वह डर के जाग जाती थी। आशीष का व्यवहार उससे हमेशा उपहासपूर्ण रहा था। वह बहुत कम बात करता था, अजीब पुरुष द्वेषी व्यक्ति था। दिया को याद नहीं था कि कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। उसे रात को एक महिला के फोन आ जाते थे, जिन्हें सुनने के लिए वह छत पर चला जाता था। उसने कई बार दिया को दबे शब्दों में बताया था कि उससे शादी में आशीष की मर्जी शामिल नहीं थी। अनगिनत रातें दिया ने रोकर गुजारी थीं, फिर अपने भाग्य पर सब्र कर लिया था। वे दोनों बस जरूरत के तहत ही बात करते थे, लेकिन आज उसके जागने की वजह अलग थी। आदित्य को अपने घर में ठहरा कर वह बेचैन हो गई थी। वह उसे निगाहें भर के देखता रहा था। उसके अंदर हलचल सी जागी थी। वह उसे मना नहीं कर सकी थी। शायद जो प्रेम और संतुष्टि उसे अपने पति से न मिल सकी थी, वह किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब वह सो गई। डर का मुकाबला और निकटता का एहसास। आदित्य की दबी दबी चीख से उसकी आंख खुली थी। वह हड़बड़ाकर जागा और अपने होश बहाल करने लगा। इस क्षण हल्की सी चीख फिर सुनाई दी थी, और यह यकीनन दिया के कमरे की तरफ से आई थी। वह जल्दी से कंबल हटाकर उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। उसके शयन कक्ष के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा बंद था। दिया! आदित्य ने उसे पुकारा था। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? यहाँ कोई है? अंदर से दिया की डरी हुई सी आवाज आई। कहाँ पर? आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे कमरे की खिड़की के बाहर। उसकी आवाज हल्की सी आई थी। शायद वह कंबल में दुबकी हुई थी और बेहद भयभीत थी। दरवाजा खोलो, मैं देखता हूं। कुछ पल बाद उसने दरवाजा खोल दिया। वह अंदर आया और उसके घबराए हुए चेहरे की तरफ देखा। वह नंगे पांव दरवाजे के करीब खड़ी थी, चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। यहाँ कोई है खिड़की में? वह डूबे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खुल गई, बहुत जोर से। वह आंखों में भय लिए बोले जा रही थी। अच्छा, तुम चिंता न करो, मैं देखता हूं। वह खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। उसका शीशा सही सलामत था और वह खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से उसे तोड़े बिना खोलना असंभव था। फिर वह कैसे खुल गई? आदित्य उलझ गया। तुम उसे वाकई बंद करके सोई थी ना? उसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है। मैं दरवाजे, खिड़कियां और लाइटें ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। वह अब भी पीले चेहरे लिए कमरे के बीच में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था, वह बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए कमरे की लाइट ऑन रहने दी थी, वह झेंप कर बोली। आदित्य फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसे गौर से देखा, और कुछ पल बाद वह उसके खुलने का राज समझ गया था। वह हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन उसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था, जो हवा के झोंकों से हिलता रहा था, और आखिरकार खिड़की खुल गई थी। उसने खिड़की वापस बंद की। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, आराम से रहो। खिड़की हवा से खुल गई थी। हवा ऐसे खुल सकती है? वह अनिश्चितता से बोली। किसी ने बाहर से खोली थी और वह अब भी बाहर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। इसके साथ ही उस कमरे में खड़े रहकर आदित्य को फिर से बेचैनी होने लगी थी। सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी। मैंने देख लिया है, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। वह कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि वह उसकी राह में आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। डर जैसे उसकी आंखों में जम सा गया था। थोड़ी देर रह जाए या फिर हम मेहमान कक्ष में जाके बैठते हैं, वह विनती भरे अंदाज में बोली। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूं। वह असमंजस में अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और बिस्तर के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वह उसके करीब आ बैठा था। एक ही बिस्तर पर बैठकर वे काफी करीब आ गए थे। आदित्य को उसके चेहरे पर डर के अलावा हल्की सी लाली भी नजर आने लगी। तुम वैसे ही डर गई थी, कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। न जाने कब वह सो गई, मगर आदित्य वहां से न उठा, उसके पहलू में मौजूद रहा। उसके सोते हुए चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा। रात धीरे धीरे सरकती रही, न जाने कितने पल बीत गए थे। वह कब की सो चुकी थी। वह उसकी सांसों की धीमी आवाज को सुन पा रहा था। वह उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। अगर वह कुछ देर और बैठता तो संयम के बंधन टूट जाते।
अपने कमरे में आकर उसने पानी के कुछ छींटे अपने तपते हुए चेहरे पर डाले और सोने के लिए लेट गया। वह बहुत देर बाद सो पाया था। आशीष का खुलासा और बढ़ती हुई चिंता। आदित्य नाश्ते के बाद जल्दी ही आशीष के घर से निकल आया था। दिया से उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वह रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। उसका रुख अपने प्लॉट की तरफ था। वह उसी के मालिक से मिलने जा रहा था। उसने जेब से फोन निकालकर उसे कॉल मिलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी महिला की आवाज आई थी। अंदाज में जल्दी थी। उम्र का अंदाजा आदित्य ने 35 साल लगाया था। जी, मेरा नाम आदित्य दाऊद है। क्या यह अजय प्रॉपर्टी डीलर का घर है? उसने पुष्टि करना चाही। जी, उनका ही घर है, मगर वह इस वक्त घर पर नहीं है, महिला ने तेजी से कहा। आदित्य को लगा वह कॉल काटने लगी है। कब तक घर आएंगे वह? उसने जल्दी से पूछा। रात तक फोन करके पता कीजिएगा, महिला ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कॉल काटती, आदित्य के कानों में किसी पुरुष की दबी दबी आवाज आई थी जो कहीं करीब ही मौजूद था। शायद अजय प्रॉपर्टी डीलर घर पर था और किसी वजह से उससे बात नहीं करना चाहता था। वह बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस आशीष के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर उसने किराया अदा किया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा दिया ने खोला था। उसे देखकर वह मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वह मौजूद नहीं था, आदित्य ने कहा और उसे नजर भर कर देखा। वह शायद स्नान करके बाहर निकली थी। पारदर्शी चेहरा किसी बनावट से रहित होकर भी ताजा सा लग रहा था। अच्छा, मतलब काम नहीं हुआ? उसने सिर हिलाया। चलिए, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, वह बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वह मेहमान कक्ष में आ बैठी। आदित्य साथ ही बैठा था। मैं तो बोर हो गई सुबह से, वह बैठते हुए बोली थी। आदित्य मुस्कुराया। बोर न होगी, तुम्हें अपना पति याद आ रहा होगा, वह दबी सी मुस्कान लिए बोला। जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बोर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें पति याद नहीं आया? आदित्य ने उसे छेड़ा। वह लाल सी होकर खामोश हुई। तुम दोनों की शादी कैसे हुई दिया? सवाल आदित्य के होंठों पर मचल उठा था। कैसी शादी? तुम्हारी और आशीष की शादी कैसे हुई? प्रेम विवाह था या व्यवस्थित? व्यवस्थित था। उनकी माँ मेरी माँ की दूर परहेज की रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे किसी पारिवारिक समारोह में देखा था। फिर वह रिश्ता लेकर आ गई और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं यहीं आ गई, वह बताती रही। आखिर में उसकी आवाज में उदासी सी घुल गई। आदित्य चौंका था। शायद वह आशीष के साथ शादी पर खुश न थी या फिर उसे याद कर रही थी। सभी उदास थी, आदित्य ने सोचा। वैसे वह बहुत खुशकिस्मत है, आदित्य ने कहा। पर मैं नहीं हूं खुशकिस्मत, वह दबी आवाज में बुदबुदाई थी। मगर आदित्य ने सुन लिया। ऐसे क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वह उसके उदास चेहरे पर नजरें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा, वह फीका सा मुस्कुराई। दोपहर का भोजन किया है आपने? नहीं, वह विषय बदलने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने उसे तिरछी नजरों से देखा। बताओ, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? उसने ठहरी हुई धीमी आवाज में पूछा। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता भी दूं? तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वह उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आदित्य उसके पीछे आया था। कमरे में आकर वह बिस्तर के किनारे रुककर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं, आदित्य ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का हर्जाना भरना है, वह न में सिर हिलाते हुए बोली। तुम मुझे बताओ तो सही। वह उसके करीब हुआ और अपने हाथ उसके नाजुक कंधों पर रख दिए। मुझे सुनाओ थोड़ी देर। वह जरा सा कसमसाई। तो तुम नहीं बताओगी मुझे? वह जरा सा और करीब होते हुए बोला। तुम सो नहीं पाओगी, वह भारी सी आवाज में बोला। क्यों? क्योंकि तुम डर जाती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खोल रहा है, तभी डर गई। लेकिन इस समय नहीं डरती मैं। इस समय नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती हो। अजीब बात है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूं। आपने भी नहीं खाया। मैं भी भूखी हूं। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर रात को डर गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा क्या? उसने कहा। बाहर जाती दिया रुकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा नशा नजर आया था। क्या पता, अगर मैं डर गई तो शायद आना ही पड़े आपको, उसने कहा। आदित्य ने उसे गौर से देखा। वह तेजी से बाहर निकल गई। आदित्य ने दोपहर का भोजन दिया के साथ किया। वे दोनों भोजन कक्ष के बीच में पड़े, मेज पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और इधर उधर की बातें करते। मुझे दोपहर के भोजन के बाद अपनी एक सहेली के घर जाना है, दिया ने चाइनीज राइस का एक चम्मच सफाई से मुंह में डालते हुए कहा। आदित्य ने सिर उठा के उसे देखा था।
किस सिलसिले में? उसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगाया। उसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा उससे मिल आऊं। अच्छा, आदित्य बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की सहेली है, बहुत पक्की वाली सहेली। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ, वह उसे बता रही थी। आदित्य उसे देखकर रह गया। इस वक्त वह उम्र से काफी कम लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी और गुजरे हुए सालों की सुखद यादों के साए थे। अच्छा, चली जाओ तुम अपनी सहेली के घर। तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊंगा खुद। आशीष मुंबई में था, मगर पोर्च में उसकी नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वह दिया को उस पर छोड़ सकता था। उसकी पेशकश पर दिया कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। नहीं, यह उचित नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं और थके हुए, और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अजय प्रॉपर्टी डीलर के घर तक गया था मैं। वह घर पर मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र न करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर के भोजन के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे छोड़ देना। दिया ने कहा तो आदित्य ने सिर हिला दिया। दोपहर के भोजन के बाद वह अपने कमरे में गई और आदित्य अपने कमरे में आ गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कुछ पल बाद कमरा इत्र की खुशबू से महक उठा। वह अंदर आई थी। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई। वह दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। उसकी आवाज पर आदित्य ने आंखें खोली थीं और लेटे लेटे उसे देखा था। वह सुंदरता से तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। वह उसके साथ एक ही छत तले रह रहा था, जो उसके दोस्त की पत्नी थी और बेहद रूपवान और नाजुक थी। देखने वालों की नजरों को अपने रूप से चकाचौंध करती थी। मुझे कौन सा मेकअप करना है? मैं तैयार हूं जाने के लिए। बस 2 मिनट रुक जाओ, आदित्य ने कहा और स्नान घर में घुसकर चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे और चेहरे को तौलिए से सूखा करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना मुआयना किया। वह हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था, जिनकी आस्तीनें उसने आदत के अनुसार पीछे को मोड़ रखी थीं। उन दोनों का लिबास मेल खा रहा था। यह भी एक संयोग था। उसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पर हल्का सा हाथ फेरकर संतुष्ट अंदाज में सिर हिला दिया। दिया पास खड़ी उसे दिलचस्पी से देख रही थी। चलें? उसने दिया को देखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूं जी, चलें। वह बाहर की तरफ बढ़ी। घर के दरवाजे बंद करके वे बाहर आए। दिया ने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां उसे थमाईं, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां उसके हाथों से स्पर्श हुई थीं। दोनों की आंखें इस क्षण चार हुईं। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो दिया पीछे बैठने के बजाय उसके पहलू में आ बैठी। सीट बेल्ट पहन लो, उसने दिया से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है, वह बोली तो आदित्य चौंका। मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। अब ये क्या बात हुई भला? उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सुरक्षा के लिए, और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है? वह अपनी सीट लगाते हुए उससे मुखातिब हुआ। मुझे सच में उलझन होती ही, मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है, वह बेबसी से बोली। लेकिन अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी, वह उसे देखते हुए बोला। चलो, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खुद ही लगा देता हूँ। वह ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे जरा सा उसकी तरफ खिसका था। वह शांत बैठी रही। आदित्य ने उसके कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाकर सीट से लगी हुई बेल्ट थामी और उसे उसके सामने की तरफ ले जाकर बकल में डालकर कसने लगा। इन पलों में वह उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। दिया के शरीर से निकलने वाली महक उसकी सांसों में शामिल होकर पहुंच बना रही थी। इतना भी न कसिए, ऐसे तो मेरी सांस रुक जाएगी। वह कराह उठी और शंका भरी नजरों से उसे देखा। अच्छा, थोड़ा ढीला कर देता हूं। आदित्य ने लंबी सांस लेकर बेल्ट को जरा सा ढीला किया और अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया। संयम बरतते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पर आ गया। उसकी सहेली का घर 10 मिनट की ड्राइव पर था। वह मध्यम गति से गाड़ी चलाता रहा। वह उसे रास्ता बताती जा रही थी। वह कभी कभार तिरछी नजरों से उसे देख लेता था। उसने गाड़ी एक चौराहे पर रोकी थी। ट्रैफिक लाइट लाल थी और उसे हरा होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। वह उसके हरा होने का इंतजार कर रहा था। इस क्षण उसके दाहिनी तरफ एक गाड़ी आकर रुकी। उसने अनजाने में उस गाड़ी की तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। गाड़ी आशीष चला रहा था और उसी के पहलू में एक युवा लड़की स्टाइलिश कपड़ों में बैठी थी। उसके खुले बाल कंधों पर झूल रहे थे और धूप का चश्मा बालों में अटका हुआ था। आदित्य को लगा वह उन बालों की एक झलक कहीं देख चुका है। वह उलझ गया। आशीष उसे और दिया से झूठ बोलता रहा था। वह मुंबई नहीं गया था, बल्कि शहर में ही एक लड़की के साथ घूम रहा था।
इस आश्चर्य और दुख के साथ उलझन भी होने लगी। इस क्षण आशीष ने भी अपनी गाड़ी पहचान ली और फ्रंट पर आदित्य को दिया के साथ बैठा हुआ देखकर बेहद चौंक गया हुआ नजर आने लगा, यूं जैसे वह फटाफट वहां से भाग जाना चाहता हो। दिया बेखबर सी खिड़की के बाहर देखती रही। उसे कुछ पता नहीं था कि उसका पति जो उससे मुंबई जाने का बोल के निकला था, उससे कुछ ही मीटर दूर दूसरी गाड़ी में एक महिला के साथ मौजूद है। अगर उसे मालूम हो जाता तो वह क्या करती? आदित्य सोचने लगा। शायद हंगामा कर देती या रोने लग जाती। कुछ भी कर सकती थी वह। आदित्य ने खामोशी से होंठ भींच लिए। इशारा हुआ तो आशीष की गाड़ी तीर की तरह आगे बढ़ी और तेज रफ्तार से ट्रैफिक के अजगर में विलीन हो गई। वह थोड़ी देर बाद दिया की सहेली के घर के सामने पहुंच गए थे। यह मध्यम आकार का खूबसूरत सा घर था। आदित्य ने चौड़ी गली में गाड़ी रोक दी। अभी आई अंदर? वह दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं, मेरा जाना उचित नहीं होगा। तुम जाओ और मुझे समय बता दो, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। 4 बजे तक आ जाइए आप। वह कलाई पर बंधी नाजुक सी घड़ी को देखते हुए बोली तो आदित्य ने समझदारी से सिर हिला दिया। उसे इस दिया से अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई थी। उसे वहीं उतार कर उसने गाड़ी वापस मोड़ी और बगल की सड़क पर एक सुनसान जगह लाकर रोक दी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी। जेब से फोन निकालकर उसने कॉल मिलाई थी। मुझे पता था कुछ ही देर बाद तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। आशीष की आवाज सुनाई दी थी। जिस इत्मीनान से वह बोला था, आदित्य सुलग उठा। हाँ, मुझे तो तुम्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए था, है ना? क्यों इतने गर्म हो रहे हो यार? ऐसा क्या हो गया? आशीष ने कहा तो आदित्य भड़क गया। मुंबई जाने का बोल के तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी पत्नी के साथ घूम रहे हो। आशीष की आवाज सुनाई दी थी। एक पल के लिए आदित्य चुप सा हो गया। खैर, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। आशीष ने एक होटल का नाम लिया था। आदित्य ने कॉल काट के फोन जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वे एक 5 सितारा होटल की लॉबी में मौजूद थे। वह सीधा उसके बताए हुए पते पर उससे मिलने आ पहुंचा था। आशीष ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आदित्य उसके सामने आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगे, चाय या कॉफी? आशीष बोला तो आदित्य ने उसे घूरा। तुम तो मुंबई में हो ना? हाँ यार, आज ही मुंबई से वापस आया हूँ। आशीष ने सिर झुकाकर बनावटी मासूमियत से कहा। इस झूठ पर आदित्य का पारा चढ़ गया था। बकवास बंद करो तुम। मुंबई गए ही नहीं, शुरू से यहाँ हो। और वह कौन थी जो तुम्हारे साथ गाड़ी में थी? आदित्य ने कड़वे लहजे में कहा। ठीक है, मैं मुंबई नहीं गया तो क्या हुआ? आशीष भी कटुता से बोला था। और वह जो भी थी, तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं। वह मेरा निजी मामला है, ठीक है? आदित्य ने होंठ भींच लिए। तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे और अपनी पत्नी से भी। शहर में रहकर उसकी आंखों में धूल झोंकते रहे हो। आदित्य ने अफसोस से कहा। यार, क्या फिजूल की बातें छेड़ रहे हो तुम? रहने दो ये सब, कॉफी पियो। आशीष बोला। वेटर कॉफी के 2 मग रख कर गया था। मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। आदित्य ने कॉफी का मग उठाकर घूंट भरा और आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। क्या बताऊं? पूछो। आशीष के होंठ जरा से धीमे अंदाज में बोले थे। मुंबई नहीं जाना था तो बहाना क्यों किया? मुझे कुछ व्यक्तिगत काम था शहर में, इसलिए। और वह व्यक्तिगत काम वही था जो तुम्हारे साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर मौजूद था। आदित्य कड़वा हुआ। यही समझ लो, उसने इत्मीनान से बोला। कौन है वह? आदित्य को उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई वह लड़की याद आई। मेरी होने वाली पत्नी है। आदित्य को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मेरी होने वाली पत्नी है वह। मैं जल्द ही उससे शादी कर रहा हूं। और दिया का क्या होगा? मुझे क्या पता, अपने घर ही जाएगी। उसने बेरुखी से कंधे उचकाए। अब वैसे भी यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं फरीदा को 3 साल से पसंद करता हूं, जब से उसे देखा है, मगर मम्मी ने मेरी शादी दिया से करा दी और यूं वो मेरे गले पड़ गई। मगर मैं ये जबरदस्ती का रिश्ता अब और नहीं निभा सकता। तो फरीदा से शादी कब करोगे? आदित्य दुख से उसे देखते हुए बोला। वह अपने पति से तलाक लेगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य उसके खुलासे पर हैरान रह गया था। आदित्य, मेरी बात सुनो। आशीष मेज पर कोहनियां टिकाकर आगे की तरफ झुकाया। मैं भी शादीशुदा हूं और वह भी शादीशुदा है। वह अपने पति से तलाक लेगी और मैं दिया को तलाक दूंगा, फिर हम दोनों शादी करेंगे। उसने निहायत सुकून से ठहरे हुए अंदाज में कहा। इस क्षण उसके फोन की घंटी बजी थी। उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। मुझे जाना है, वह आ रही है, आशीष बोला। आदित्य ने उसे देखा। यकीनन वह फरीदा की बात कर रहा था। घर कब आओगे? आदित्य ने पूछा। कल या परसों, आशीष ने कहा।
वह उठा और उससे हाथ मिलाकर वह बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा। आशीष से मिलकर वह बुरी तरह उलझ गया था। न जाने वह किस गोरख धंधे में उलझा हुआ था। उसका हर शब्द आदित्य के लिए एक खुलासा था। वह एक शादीशुदा महिला के साथ शामिल था और दोनों शादी की योजना बनाए बैठे थे। आदित्य को लगा जैसे वह फरीदा को कहीं देख चुका है। कुछ था जो याद नहीं आ रहा था। ऐसे में दिया का क्या बनता? उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वह उसे कुछ देर पहले आदित्य के साथ गाड़ी में देख चुका था, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। न ही उससे पूछा था कि वह उसकी पत्नी के साथ एक गाड़ी में कहाँ जा रहा था। शायद दिया के हवाले से वह बेपरवाह हो चुका था। आदित्य कई दिनों से दिया के साथ एक छत तले रह रहा था। वह एक खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी पुरुष अपनी किस्मत समझ सकता था, मगर आशीष की आंखें शायद देखने के काबिल न रही थीं। दिल एहसास से रहित हो गया था। उसे दिया से हमदर्दी महसूस होने लगी। खामोशी और बढ़ता हुआ तनाव। 4 बजने लगे थे और वह काफी देर से सड़कें नाप रहा था। उसने गाड़ी का रुख दिया कि सहेली के घर की तरफ किया। उसे वहां से पिक करके घर ले आया। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही थी। वह कभी कभार उसे देख लेती थी, जैसे उसकी खामोशी का कारण जानने की कोशिश कर रही हो। घर आने के बाद वह व्यस्त रही थी। वह भी ज्यादा देर अपने कमरे में रहा। रात का भोजन दोनों ने साथ किया और भोजन के बाद आदित्य अपने कमरे में आ गया। 10 बजने लगे थे। वह सोने के लिए लेट गया था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजा जरा सा खोलकर दिया ने अंदर झांका था। मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, वह लजाई हुई सी बोली। मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहां आता हूँ, उसने भारी मदहोश आवाज में कहा। वह बाहर निकली तो आदित्य उठा और तपते हुए चेहरे के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ा। आदित्य दिया के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी खींच थी जो उसे बेकाबू होकर उसकी तरफ ले जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि दिया बिस्तर पर बैठी है। चेहरा अब भी भय से सफेद है, लेकिन आंखों में एक नई चमक भी है। क्या हुआ? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा और बिस्तर के किनारे पर आ बैठा। दोनों के बीच एक छोटी सी जगह थी जो न के बराबर थी। दिया ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में नमी सी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है आदित्य जी। ऐसा लगता है जैसे कोई घर में मौजूद है, कोई मुझे देख रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी हथेली ठंडी और पसीने से तर थी। दिया, कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है, मैं यही हूं तुम्हारे साथ, उसने भरोसा दिलाया। दिया ने अपने हाथ उसके हाथों में कस लिए। आप हैं तो कुछ तसल्ली है। आशीष होते तो मुझे कभी अकेला न छोड़ते, वह भी डरते हैं अकेले रहने से। उसने आशीष का जिक्र ऐसे किया जैसे वह कोई अजनबी हो। आदित्य का दिल एक पल को दुख से भर गया। ये कैसा रिश्ता था जो महज जरूरत के रिश्ते में बदल गया था। उसने दिया के बालों पर हाथ फेरा। वे रेशम की तरह नरम थे। दिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस स्पर्श में उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। न जाने कितनी देर वे यूं ही बैठे रहे। आदित्य की निकटता में दिया को नींद आ गई। उसका सिर हल्के से आदित्य के कंधे पर ढलक गया। आदित्य ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और खुद भी वहीं उसके पहलू में लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिया का मासूम चेहरा और उसकी उदास आंखें उसके मन पर अंकित हो चुकी थीं। वह उसे इस अकेलेपन से निकालना चाहता था, उसकी जिंदगी में रंग भरना चाहता था, मगर कैसे? यह आशीष की पत्नी थी, उसके दोस्त की पत्नी। यह ख्याल आते ही उसके दिल में एक टीस सी उठी। सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आदित्य की आंख खुली। दिया अभी तक गहरी नींद में थी। उसने उसके चेहरे को देखा। नींद में वह किसी नन्ही परी की तरह लग रही थी। वह धीरे से उठा। उसे लगा कि अगर वह कुछ देर और वहां रहा तो खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वह अपने कमरे में आया, एक ठंडा स्नान लिया और तैयार हो गया। नाश्ते की मेज पर दिया मिली। उसके चेहरे पर रात की थकान के निशान थे, मगर आंखों में एक नई चमक थी। आदित्य जी, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। वह अजय प्रॉपर्टी डीलर वाला काम अभी पूरा नहीं हुआ, वह कल भी नहीं मिला था। आदित्य ने जवाब दिया और उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी रात की तन्हाई और डर को समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपको फिर से डर लगेगा रात को? उसने पूछा। दिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न जाने कितने राज छिपे थे। नहीं, जब आप हों तो डर कैसा? ये शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे वह उसकी जिंदगी का केंद्र बनता जा रहा है। छिपा हुआ सच और आशीष की बेबसी। आदित्य का आज का दिन बहुत बेचैन गुजरा।
अजय प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात नहीं हो सकी और उसका काम भी पूरा नहीं हुआ। उसके मन में बार बार आशीष के वे शब्द गूंज रहे थे कि वह दिया को तलाक देकर फरीदा से शादी करेगा। ये सब कुछ बहुत ही बेबसी पर आधारित था। दिया जैसी खूबसूरत, मासूम और सरल हृदय वाली लड़की के साथ ऐसा व्यवहार। आदित्य को आशीष पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों नहीं महसूस किया था कि दिया नाखुश है। शायद आशीष उसे इतना समय ही नहीं देता था कि वह अपने दुखों का इजहार कर सके। शाम को जब वह घर वापस आया तो दिया रसोई घर में काम में व्यस्त थी। आदित्य ने देखा कि वह आज कुछ ज्यादा खुश नजर आ रही थी। आ गए आप? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज भी काम नहीं बना। आदित्य ने उदासी से कहा। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। दिया ने उसे तसल्ली दी। वैसे रात के खाने में आप क्या खाएंगे? तुम जो भी बनाओ मैं खा लूंगा, आदित्य ने जवाब दिया। खाने के बाद वे दोनों मेहमान कक्ष में बैठे हुए थे। आदित्य ने फैसला किया कि वह दिया से आशीष के बारे में बात करेगा। दिया, क्या तुम आशीष के साथ खुश नहीं हो? आदित्य ने सीधा सवाल किया। दिया का रंग पीला पड़ गया। उसने नजरें चुरा लीं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। मैं सब कुछ जानता हूं दिया, आदित्य ने नरमी से कहा। आशीष ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह कभी मुझे पसंद नहीं करते थे, आदित्य जी। उनकी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी मुझसे करा दी गई थी। वह हमेशा मुझसे नफरत ही करते रहे, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। उन्हें कोई और पसंद था। उनकी कॉल्स भी उसी की होती थीं रातों को। दिया का दिल हल्का हो गया था। उसे एक ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर सिर रखकर वह अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें यह सब सहने की जरूरत नहीं है दिया, उसने शांत आवाज में कहा। एक नया रिश्ता? अगले दिन आशीष का फोन आया। वह कह रहा था कि उसे कुछ और दिन मुंबई में लग जाएंगे। काम में और जटिलताएं आ गई हैं। आदित्य ने उससे और कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि आशीष झूठ बोल रहा है। वह फरीदा के साथ है। आदित्य ने दिया से भी बात की और उसे आशीष की अनुपस्थिति के बारे में बताया। दिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आदित्य और दिया ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। आदित्य दिया को बाहर घुमाने ले जाता, बाजारों में जहां महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ खुशगवार मूड में रहती हैं, मंदिरों में जहां वह सुकून महसूस करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने लगे थे, एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगे थे। आदित्य को दिया की संगति में सुकून मिलने लगा था और दिया को आदित्य की मौजूदगी में सुरक्षा का एहसास होता था। उसने आदित्य में वह सब कुछ पाया था जो उसे आशीष में नहीं मिला था। प्रेम, सम्मान और एक खूबसूरत साथ। एक शाम वे दोनों लॉन में बैठे चांदनी रात का नजारा कर रहे थे। हवा में फूलों की धीमी धीमी खुशबू रची हुई थी और तारों की चमक से आकाश रोशन था। आदित्य जी, दिया ने धीमी आवाज में कहा, आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे ना? उसकी आवाज में एक विनती सी थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हमेशा, उसने कहा और दिया का हाथ थाम लिया। उनके दिलों में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव पर कायम हो रहा था।